Hello students, class 9th improvement in food resources chapter number 15 by नेहा शर्मा। शुरू करेंगे अपने चैप्टर को, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वीडियो है, उसमें हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, मींस आपके प्लांट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट आता है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे। इरिगेशन के कौन कौन से मेथड है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बच्चों हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है चैप्टर में यूज होने वाली हैं, तो ये डिस्कस करना जो है जरूरी है। तो जैसे कि है खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स क्या होती हैं बच्चों, जब आप किसी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप्स क्या होती है। व्हाट इज क्रॉप्स? आप किसी भी चीज को क्रॉप कब कहते हैं? हम यहाँ पे क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, तो क्रॉप आप क्या होता है? क्रॉप आपकी फसलें होती हैं। तो फसल आपकी क्या कहलाती है बच्चों? जब आप किसी भी चीज को, किसी भी प्लांट को जब आप लार्ज अमाउंट में ग्रो करते हैं, या फिर किसी एक खेत में बहुत दूर दूर तक एक ही तरह का प्लांट ग्रो हो रहा है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों? जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है, उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि आपकी पैडी हो गई, चावल हो गए, सोयाबीन हो गई, पिजन पी हो गया, मेज, कॉटन, ये सब आपकी खरीफ क्रॉप्स है। नेक्स्ट है आपकी राबी क्रॉप्स। तो बच्चों राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जिन्हें विंटर सीजन में उगाया जाता है। ठीक है। जैसे कि व्हीट ग्रेन्स हो गए, पीस, मस्टर्ड, लाइन सीड और आर योर राबी क्रॉप्स। नेक्स्ट है बच्चों मैन्योर। मैन्योर क्या होता है बच्चों? मैन्योर एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो क्या करता है, सॉइल में इसे सॉइल में ऐड न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जो प्लांट्स जो है अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपकी कंपोस्ट। कंपोस्ट भी एक तरह का मेन्योर ही होता है। इसे जो है बायो कंपोस्टिंग कह सकते हैं, मींस इसको एक्सक्रीटा के थ्रू बनाया जाता है, काउ डंग। इसमें कोई भी हम केमिकल यूज नहीं करते हैं, जो भी आपका वेस्ट होता है उससे आप बनाया जाता है। और ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, और ये सबसे ही बेस्ट है। हमें फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करनी चाहिए, हमें कंपोस्टिंग ही यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों आपको ग्रीन मैन्योर। कई बार जो आपके किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जब भी कोई उन्होंने बुआई करनी होती है, तो उससे पहले वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मूंग दाल उगा देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं, और ताकि जो उनके न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में ऐड हो जाए। ठीक है। तो इसे ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। इरिगेशन बच्चों आपका है सिंचाई। अब आपके जो प्लांट्स हैं उनको वाटर देना बहुत जरूरी है। डिफरेंट मेथड्स जो है सिंचाई के वो करे जाते हैं, वेल्स, डैम्स, एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द एन एडिबल सब्सटेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब देखिए हमारे जो फूड रिसोर्सेज हैं, अगर हम फूड रिसोर्सेज की बात करें, तो फूड रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं? एक तो प्लांट है और एनिमल है। हमें या तो प्लांट से फूड मिलता है या तो एनिमल से फूड मिलता है, बिकॉज ह्यूमंस आर हीटरोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, हम ह्यूमंस की यहाँ बात कर रहे हैं, अपनी बात यहाँ कर रहे हैं। बिकॉज ह्यूमंस आर हीटरोट्रॉपिक इन नेचर, हम अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स या दूसरे लिविंग बींग्स पर डिपेंडेंट है। तो जो हमारा जो भी हमारा फूड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब होने चाहिए जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं। और हमें हमेशा ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट मींस ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हो, लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, है ना। तो ऐसी डाइट को हम जो कहते हैं न्यूट्रिएंट रिच डाइट कहते हैं। द रीजन फॉर नीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, अब देखिए आपके चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट, तो एक्चुअली में फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत क्यों है और इसके कारण क्या है? सबसे पहले ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है ना। हर पॉपुलेशन को, हर इतने अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी किसी कंट्री की, तो सभी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सभी को फूड की शॉर्टेज ना हो, इसलिए फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना क्या है, बहुत ही जरूरी है।
नेक्स्ट है लेस स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, अगर मतलब कि नॉट ऑल द लैंड्स अराउंड अस, अब जितना भी हमारे, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारा लैंड है, लेकिन बहुत सा सभी लैंड हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें फूड रिसोर्सेज में कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। अब देखिए, बहुत सारा लैंड हमें स्कूल बनाने के लिए चाहिए, रेजिडेंशियल के पर्पसेस के लिए चाहिए, कॉलेज बनाने के लिए चाहिए, हॉस्पिटल के, हम हर जगह एग्रीकल्चर ही नहीं कर सकते, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि फिर हम कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, हमें ऐसी फसलें उगानी है जिसकी ईल्ड प्रोडक्शन ज्यादा हो, मींस उसकी ईल्ड ज्यादा हो, हमें ईल्ड ज्यादा मिले। ठीक है, कम पैसों में हमें ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में हमें स्मॉल लैंड में ही बहुत ज्यादा जो है अपनी क्रॉप मिले। नेक्स्ट है पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए ये जरूरी है कि हम इम्प्रूवमेंट करें, because producing more and more crops will not solve the problem of malnutrition, because जैसे कि हमें पता है माल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, कुपोषण होता है। ये मींस हमारी कंट्री में जो है कुपोषित बच्चे ना हो, कुपोषण ना क्रिएट हो, इसलिए न्यूट्रिशन लेवल को आपकी क्रॉप्स में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आपका है द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द yields ऑफ क्रॉप्स एंड द लाइफ। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता है, ये अराइज होता है कि हम क्रॉप की ईल्ड को और लाइव स्टॉक को कैसे बढ़ाए। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डे बाय डे हमारे पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें फूड की शॉर्टेज ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि कैसे हम क्रॉप की ईल्ड को इंक्रीज करें। तो इसी क्वेश्चन को जानने के लिए आगे पढ़ेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। अब देखो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं, हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती है, तो जो है डिफरेंट क्रॉप्स को जो है फेवर करती है। जैसे कि जयाद क्रॉप जो है बच्चों, वो मार्च और जून के महीने में उगाई जाती है। खरीफ क्रॉप मैंने आपको बताया रेनी सीजन में उगाई जाती है, जैसे कि आपका पैडी हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, पिजन पी हो गया। रावी क्रॉप्स जो वो है आपकी, वो रेनी सीजन में मोस्टली सो करी जाती है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, लाइनसीड हो गया आपके, है ना। नेक्स्ट है आपका, अब किसी भी पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आप पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है आपकी, तो फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए मेन स्टेप ये होते हैं कि जो आप सीड प्लांटिंग के टाइम पे चूज कर रहे हैं वो आपके अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सबसे पहले तो मीन्स उनसे ईल्ड अच्छी आनी चाहिए। अगर आप गुड क्वालिटी के सीड्स यूज करेंगे तो आपकी क्रॉप भी गुड होगी, गुड क्रॉप आपको मिलेगी ना। नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। अब किसान जो होते हैं वो अपने क्रॉप प्लांट्स को नर्चर करते हैं, कैसे वो नर्चरिंग करते हैं ये भी डिपेंड करता है, किस तरह की सिंचाई हो रही है, कैसे उनकी देखभाल हो रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम लॉस। अब कई बार क्या होता है, आपकी क्रॉप अच्छी आती है, ईल्ड अच्छी आई है, लेकिन ग्रोइंग या हार्वेस्टिंग यानी कटाई के टाइम बहुत सारा क्रॉप जो है हमारी वो लॉस हो जाती है। तो इसके लिए हम कुछ डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। ये 3 स्टेप डिस्कस करके हम क्रॉप इंप्रूवमेंट अपनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन हर एक स्टेप को पढ़ेंगे। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या होता है, मींस हमने क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना है। ठीक है, आप वीट उगा रहे हैं, आपके गेहूं के खेत है, तो गेहूं की जो वैरायटी है वो हमें इंप्रूव करनी है, उसके न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक। मींस क्रॉप वैरायटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डिफरेंट मेथड। सबसे पहले है आपको गुड यील्डिंग की क्रॉप चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन एक मेथड है। हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या करते हो, डिफरेंट पार्ट वेराइटीज, जैसे 2 वीट की वेराइटीज लेंगे और उनको ब्रीड कराएंगे ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी की वीट मिले। ठीक है, फार्मर्स को जो है हमेशा गुड क्वालिटी के सीड्स देने चाहिए, फार्मर्स को हमेशा ही गुड क्वालिटी के सीड्स ऑप्ट करने चाहिए, जो बेकार सीड्स हैं उनको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि जब आपने क्रॉप लगाई है तो आपको हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा, आपके बायोटिक फैक्टर्स, आपको डिजीजेस, इंसेक्ट, नेमाटोड्स, इन सब से अपनी क्रॉप को बचाना पड़ेगा, तभी जो है आपकी क्रॉप की वैरायटी जो होगी वो गुड होगी। ठीक है,
और क्या है, शॉर्टर मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप, कई बार क्रॉप्स जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, जिससे इकोनॉमिकल वैरायटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, और हमेशा हमें ऐसी क्रॉप्स लेनी चाहिए, ऐसी क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स के ऊपर वर्क कैसे हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स हमें ईल्ड ज्यादा चाहिए, मेन तो हमें ईल्ड पे है ना, हमारी ईल्ड ज्यादा होनी चाहिए, जो हमारी क्रॉप उग रही है उसकी ईल्ड ज्यादा हो, वो डिजीज फ्री हो, सबसे पहली बात तो उसको कोई भी डिजीज ना हो। तो इस तरह से हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्रॉप की वेक्टर वैरायटी के लिए कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाइयर यील्ड, मैंने भी आपको बताया यील्ड ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी जो हमें ज्यादा, हमें इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा मिले, इम्प्रूव क्वालिटी, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, फार्मर्स को गुड सीड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और ऐसा ना हो कि यील्ड के चक्कर में हमारा न्यूट्रिशन लेवल लो हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन लेवल ऑलवेज ही हाई होना चाहिए, बिकॉज फूड इज द रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट, है ना। नाउ द बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, अब क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट डिजीजेस का खतरा उन्हें बना रहता है, तो ऐसा ना हो गया वहां पे सूखा पड़ गया, अगर सूखा पड़ गया तो आपकी क्रॉप नहीं ग्रो होगी, वहां की कंडीशंस कैसी है ये भी डिपेंड करती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नाउ सम ऑफ द वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन, जैसे चेंज इन मैचुरेशन ड्यूरेशन, जितना ज्यादा शॉर्टर, अब देखो क्रॉप को मेच्योर होने का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होना चाहिए। मींस फॉर एग्जांपल के लिए आप मानिए जो जो आपकी क्रॉप है वो आपकी 6 महीने में तैयार हो रही है, 6 मंथ्स लग रहे हैं उसे तैयार, अगर उसको 3 मंथ्स तैयार होने में लगे तो उस क्रॉप को हम 2 राउंड्स में उगा सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप का जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन होना चाहिए वो कम होना चाहिए, तो हमें हमें ऐसे मेथड्स अपनाने चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो शॉर्टर, अगर शॉर्टर ड्यूरेशन होगा तो कॉस्ट भी क्या लगेगी, कम लगेगी, बिकॉज सिंचाई कम होगी, सब कुछ कम होगा, और हमारा बर्डन भी जो है वो थोड़ा लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ वाइडर एडेप्टिबिलिटी, अब जितनी ज्यादा वेराइटीज होंगी, वाइडर एडेप्टिबिलिटी होएगी, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होएगी, तो क्रॉप्स जो है वो हर कंडीशन में अडेप्ट करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका वहां पे कई कई एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी कम है, तो वहां पे भी क्रॉप हमारी उगनी चाहिए, तो क्रॉप जो आपकी फसलें होती हैं उनमें वाइडर अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, हर रीजन में वो अडेप्ट कर ले। नाउ द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मींस, अब देखो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे जो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे डवार्फनेस इज द डिजायर्ड इन सीरियल्स, तो हर क्रॉप के अपने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके सोर्सेज, अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो आप किन किन सोर्सेज, जैसे एयर है, एयर से आपके जो प्लांट्स है उनको क्रॉप्स को कार्बन ऑक्सीजन मिलता है, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, सॉइल से माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, मैग्नीश, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये आपके जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नाउ द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पीछे डिस्कस किया, तो ये था कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचेस आर जो डिजायरेबल कैरेक्टर फॉर फोडर क्रॉप्स, जो अपनी फोडर क्रॉप्स होती हैं, जो चारा होती है, उनके लिए टॉलनेस और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग चलती है, लेकिन सीरियल्स के लिए हम मोस्टली छोटे प्लांट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, ठीक है, लेस न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम करें। दस डेवलपिंग वेराइटीज जो होती है उनमें डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होने चाहिए ताकि हायर प्रोडक्टिविटी हमें मिले। नेक्स्ट इज द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पहले हमने क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट पढ़ा, अब हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करते हैं। बच्चों, जब आप किसी इतनी बड़ी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कैसे आप क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे, बहुत बड़ा इशू होता है, लैंड चाहिए, मनी चाहिए, किसान बनना या फार्मिंग करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, आपको प्रॉपर जो है अपनी नर्चरिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर नर्चर बनना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। मींस हमारा इनपुट जो है वो कम होना, इनपुट ज्यादा हो ठीक है, लेकिन हमें आउटपुट जो है वो ज्यादा चाहिए, मीन्स हमें यील्ड ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो
जैसे कि बच्चों ड्रॉट जो है, ड्रॉट क्या होता है आपका बच्चों, सूखा जब पड़ जाता है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, और मतलब आपकी रेन नहीं होती है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है हमारे जो बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाती है, फार्मर्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ जाता है, इतनी मेहनत उन्होंने करी होती है अपने क्रॉप को उगाने के लिए। इसलिए साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी क्रॉप्स भी डेवलप करी हैं जो सूखे को भी सह सकती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट रिसर्च है ये, ठीक है। कितने फार्मर्स हमारे सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर द लॉस ऑफ द क्रॉप्स, है ना। तो फिर साइंटिस्ट ने ऐसी क्रॉप्स की वेराइटीज डेवलप करी हैं जो ड्रॉट कंडीशन यानी सूखे में भी, मीन्स वो बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और सूखे में भी वो ग्रो करती हैं, ठीक है। नाउ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे हम 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। बच्चों न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, अब आपका जो प्लांट है उसे न्यूट्रिशन चाहिए। अब प्लांट्स न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स के 3 सोर्स है मेन न्यूट्रिशन के, एयर, वाटर और सॉइल। जो प्लांट्स को एयर से वो क्या लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन का वो यूज किस लिए करते हैं, अपनी फूड बनाने के लिए, अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। फूड फोटोसिंथेसिस आपकी उनकी क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, बिकॉज प्लांट्स जो है हमारे वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है। वाटर की बात करें तो वाटर आप उसको सॉइल में देते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O। तो वाटर से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। अब प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, आपने क्रॉप उगाई है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको ज्यादा पैमाने में चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और कुछ उसको स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं जो कि उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मैक्रो आपके हुए जो ज्यादा पैमाने में चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम एंड सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके हुए आयरन, मैग्नीज, ब्रोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। दीज आर योर मैक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे कि हमारी ग्रोथ के लिए हमें हमें भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है फॉर दियर ग्रोथ। अब नेक्स्ट है आपका मैन्योर। अब बच्चों मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि सॉइल में, जब हम मैन्योर को, खाद को जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो वो सॉइल में सॉइल का न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करता है ना। तो न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में सॉइल में ऐड होते हैं, ठीक है। जो हमारा मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब मैन्योर जो है वो हमारा एनिमल के एक्सक्रीटा या प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप के मैन्योर्स हम बनाते हैं जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, जल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। अगर हमारी सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस है हमारी प्लांट की क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी ही होगी। जो मैन्योर है वो आपके 3 टाइप्स का है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। तो ये हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम एक थोड़ा सा एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। अगर आप अपने गार्डन में जाते हैं तो वहां पे आप बहुत सारी वीड्स देखते हैं। अब बच्चों वीड्स क्या होती है, वीड्स बच्चों, वेट आई विल टेल यू व्हाट इज द वीड्स। वीड्स क्या होती है आपके, वीड्स बच्चों आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ये आपका एक फील्ड है यानी खेत है। मान लीजिए आपका एक खेत है। जब मैंने यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैंने वीट उगाई है, क्या उगाई है, वीट, ये आपके वीट है, सभी आपके वीट प्लांट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका कोई भी घास उग जाता है, अनवांटेड प्लांट्स जो क्या कर रहे हैं, हमारे वीट के प्लांट की ग्रोथ में एक हिंड्रेंस क्रिएट करे। अब ये क्या हो सकता है, आपका ग्रास हो सकता है, जैंथियम हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है जो आपके वीट की ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंस, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। ये हानिकारक होते हैं, इन्हें हमें निकालना पड़ता है बिकॉज ये अपनी ग्रोथ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे और हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेगा। तो बच्चों जैसे कि हम जैंथियम
पैरिथियम, ये आप पे कुछ वीट है जो हमें मोस्टली देखने को मिलती है। ठीक है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वीट्स होती हैं वो हमारी जो स्टोरेज, जो मतलब बहुत सारे पेस्ट इंसेक्ट्स भी जो है हमारे से, इंसेक्ट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सभी भी जो है वो हमारी क्रॉप पे अटैक करते हैं। हमारी क्रॉप को जो है बीमारियां लगने का यानी डिजीज होने का खतरा रहता है, जिसलिए हमें फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है, पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ते हैं ताकि हम पेस्ट्स को जो है वो किल कर सके। नाउ कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है बच्चों? आपका कंपोस्ट आपका वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है। मींस कंपोस्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपके किचन का वेस्ट, जितना भी वेट वेस्ट होता है आपके किचन में, उसको यूज करेंगे। और कोई पल्प हो गई उसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम थोड़े से सीवेज का वेस्ट हो गया, इरेडिकेटेड सीड्स हो गए, ये डिस्कस करेंगे। और थोड़े टाइम के लिए हम इसको रख देंगे ढककर, और जो ये धीरे धीरे बैक्टीरिया इस पर अटैक करेंगे, डिकम्पोजर्स अटैक करेंगे, और वो हमारे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में बच्चों हम रेड वॉर्म यानी अर्थ वॉर्म का यूज करेंगे। सेम ये कंपोस्ट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम अर्थ वॉर्म का यूज भी करते हैं फॉर मेकिंग द कंपोस्ट, दैट इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या करता है? किसान क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को उगाने से पहले, सीड्स को उगाने से पहले उसमें कुछ प्लांट्स ग्रो कर देते हैं, जैसे कि सन हैम्प हो गया, गुआर हो गया, इसको ग्रो करेंगे और ऊपर से प्लॉइंग कर देंगे, मीन्स हल चला देंगे। जिससे क्या होगा? वो ग्रीन मैन्योर जो होगा, जो आपकी जो पहले आपने जो भी सन हैम्प उगाई, गुआर को वहां पे ग्रो किया, वो आपकी सॉइल में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा? आपकी सॉइल जो होगी नाइट्रोजन रिच और फॉस्फोरस रिच हो जाएगी। उसके बाद आप अपने क्रॉप के सीड को सो कर सकते हैं। ठीक है, मैं को समझा देती हूँ ग्रीन मैन्योर का एक बार तरीका, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज, फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले सन हेम्प अपने खेत में उगाए, फिर आपने प्लोइंग करी। प्लॉइंग करने से क्या हुआ? इस ये आपकी सन हेम्प जो है प्लस सॉइल में मिक्स हो गई। इसने सोइल में क्या ऐड कर दिया? बिकॉज इट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस। उसके बाद आपने वीट उगानी है, तो आपने वीट क्रॉप के सीड्स को सो किया, मींस आपने एक तरह से अपनी मिट्टी को तैयार किया। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपके क्या होते हैं? अभी मैनमेड होते हैं, ठीक है, केमिकल से रिच होते हैं, बिकॉज ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, वैसे तो फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए, अगर आपने यूज करने ही है तो यू विल यूज द बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ठीक है, दे आर यूज टू इंश्योर द, मीन्स इनका यूज किया जाता है कि हमें गुड ग्रोथ वाले प्लांट्स मिले। हाई कोस्ट फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेंट, हाइयर यील्ड्स के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली हमें बायो फर्टिलाइजर्स ही यूज करने चाहिए, केमिकल रिच फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज इनमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम जैसे केमिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? जहाँ पे जो है केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, मींस बायो रिच मटेरियल्स का यूज किया जाता है, बायो एजेंट्स का यूज किया जाता है अपनी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए, मीन्स अपने ईल्ड को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट से बचने के लिए नीम लीव का यूज करेंगे, टर्मरिक का यूज करेंगे, डिफरेंट मेथड्स का यूज करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा केमिकल यूज नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक फूड की कितनी डिमांड है, बिकॉज दैट इज नॉट, बिकॉज उसमें कोई भी केमिकल नहीं लगा होता है। नाउ द इरिगेशन। अब इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंचाई, आपके प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत तो होती ही है। अब इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं और हर क्रॉप को डिफरेंट स्टेजेस पे पानी चाहिए। अब कुछ क्रॉप्स आपकी ऐसी होती है जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, ऐसे कि आपका हो गया राइस। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए होता है, जैसे कि आप
डिफरेंट मेथड से आप अपनी क्रॉप को जो है वो इरिगेट कर सकते हैं, जैसे कि वेल से, कुएं से। कुएं जैसे मतलब कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, नेमली डग बेल्स, ट्यूब बेल्स होते हैं। ठीक है, आप वहां से कर सकते हैं प्रॉपर इरिगेशन, आपके टाइम टू टाइम पानी मिलता रहेगा आपके खेतों को। रिवर लिफ्ट सिस्टम भी लोग यूज करते हैं, टैंक्स का यूज करते हैं, बड़े बड़े टैंक बनाइए, देखिए आपका ये रिवर लिफ्ट सिस्टम है, ये टैंक है, बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते हैं ताकि जो स्टोरेज रिजर्वायर के, ताकि जो ड्रॉट की कंडीशन ना आए, आपकी जो सिंचाई है वो प्रॉपर होती रहे। तो बच्चों नेक्स्ट है, ये हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न बच्चों मीन्स आपके डिफरेंट वेज होते हैं क्रॉपिंग, ताकि हमें क्रॉप्स के डिफरेंट बेनिफिट मिलना जाए। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक होता है इंटर क्रॉपिंग, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है कि एक ही लैंड पे डिफरेंट तरह की क्रॉप्स को उगाना, जिससे क्या होता है, जैसे कि आपने वीट और ग्राम की खेती एक ही लैंड पे करी, वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर, ये होती है आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग। जिससे क्या होता है, डिजीजेस का खतरा भी कम हो जाता है। इंटरक्रॉपिंग में आपके क्या होता है, जैसे कि आपने फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेटेड विद, आपने एक रो जो है वो सोयाबीन की उगाई है, एक रो आपने मेज की उगाई है, फिर एक सोयाबीन की, फिर एक मेज की। ठीक है, जिससे क्या होता है, मींस इससे इन दोनों मैट्रन से फायदा यही होता है कि आप डिजीज स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, डिजीज स्प्रेड नहीं होगी, जिससे आपको दोनों क्रॉप्स का जो ईल्ड है, ईल्ड प्रोडक्शन भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ये भी मेथड ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी करे जाते हैं, डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। मेन है कि क्रॉप की ईल्ड को इंक्रीज किया जा सके और न्यूट्रिशन वैल्यू को भी मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया वीड, अब वीड आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो कल्टीवेट, ऐसे कुछ प्लांट्स आपके ग्रो हो जाते हैं जो आपकी क्रॉप्स में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। हिंड्रेंस मींस रोकथाम क्रिएट करते हैं, जैसे कि जैंथियम हो गया, पैरिथियम हो गया, गजार घास, गोखरो, मोथा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये वीड्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सारे ले लेंगे, जिससे हमारी क्रॉप की ग्रोथ पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो वीड कंट्रोल के लिए वीडिसाइड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग की जाती है, क्रॉप रोटेशन किया जाता है, ताकि वीड्स को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। नाउ इंसेक्ट के लिए, अब कई बार क्या होता है, कुछ इंसेक्ट हमारी क्रॉप पे अटैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अब हम कैसे करते हैं, हम रूट, अगर मान लो आपकी किसी क्रॉप को इंसेक्ट लग गया है, तो हम उसे रूट से कट कर देंगे, या तो स्टेम लीफ, ताकि वो फैले ना। ठीक है, दे सक ऑल द सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, दे बोर इनटू द, वो स्टेम तक चले जाते हैं, फ्रूट को खत्म कर देते हैं, जिससे हमारी क्रॉप पे इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो कैसे हमें इन इंसेक्ट से छुटकारा पाएंगे, हमें ऐसे क्रॉप्स की वैरायटीज डेवलप करनी है जिनमें पेस्ट रेजिस्टेंस हो। क्या हो, पेस्ट रेजिस्टेंट। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, एक बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बच्चों, इससे पहले एक कॉटन होता था जिसे बीमारी लग जाती थी, एक पेस्ट उस पे अटैक कर देता था। ठीक है, आपने उस पेस्ट के नाम को मुझे बताना है। तो उस कॉटन पे एक पेस्ट अटैक करता था, इसलिए साइंटिस्ट ने ऐसी बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, उस पेस्ट का नाम है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, तो बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कॉटन को उन्होंने डेवलप किया, जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है, मींस उस पे अब बीमारी नहीं लगती है, हमारी कॉटन की जो ई क्रॉप है वो खराब नहीं होती है। तो कितना अच्छा है, बीटी कॉटन साइंटिस्ट्स ने डेवलप किया। अब जो है बीटी कॉटन के सीड्स जो है ग्रो किए जाते हैं, बीटी कॉटन को ही उगाया जाता है, और हमारा कॉटन क्रॉप जो है वो खराब भी नहीं होती है। ठीक है, समर प्लॉइंग की जाती है। इन दिस मेथड फील्ड्स आर प्लॉट डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय बोथ पेस्ट एज वेल एज द वीड्स। पेस्ट और वीड्स को समर प्लॉइंग, समर के टाइम पे प्लॉइंग की जाती है। नेक्स्ट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जो है क्रॉप तैयार हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, रेडी है। अब उसको स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना।
तो स्टोरेज बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कहीं फंगस अटैक ना कर दें, बैक्टीरिया अटैक ना कर दें, माइट्स अटैक ना कर दें, ह्यूमिड कंडीशन में ना हम उसमें रख दें। तो बहुत सारे स्टोरेज फैक्टर्स होते हैं स्टोरेज को इंश्योर, बिकॉज स्टोरेज को ऐसी स्टोरेज होनी चाहिए जिसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकें। ठीक है, क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं, हम जैसे कि प्रॉपर ड्राई करते, अपने अपने जो क्रॉप्स होते हैं उसको प्रॉपर ड्राई करते हैं, धूप लगवाते हैं, नीम लीव्स भी डालते हैं छोटे स्केल्स में ना। हम अब अपने घरों में ऐसा करते हैं, हमारी मम्मा जो है, ताकि हमारी जो दालें हैं वो खराब ना हो, तो उसमें जो है नीम के नीम के लीव्स ऐड कर। व्हाई वी ऐड नीम लीव्स, डू यू नो? बिकॉज नीम्स आर एंटी माइक्रोबियल। नीम्स के पास पास कोई भी माइक्रोब नहीं आता है। पेस्ट कंट्रोलिंग केमिकल्स भी हम यूज करते हैं अपने स्टोर्ड क्रॉप के अंदर। Now we will discuss some questions. What has the green revolution led to? Green revolution चलाई गई थी, हरित क्रांति, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। What has the white revolution led to? White revolution led to the increase the production and management of the milk. Name the two factors on the food security depend. Food security के लिए कौन से नेम है? Availability of the food and access to it. Why should we do for the sustained livelihood? We should adopt practices like the mixed farming, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस, ये सभी हम यूज कर कर अपने सस्टेनेबल मैनेजमेंट ला सकते हैं अपने क्रॉपिंग सिस्टम में। नाउ ऐसी कौन सी पल्स आइटम्स है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है? तो प्रोटीन हमें पल्सिस से मिलता है, जैसे कि आप ग्राम खाइए, पी, लेंटिल्स रिच इन द प्रोटीन सोर्स। नेम एनी ट्रू फोडर क्रॉप्स। तो बीरसीम और सुडन क्रॉप को एज अ फोडर यानी एज ए चारा यूज किया जाता है। फोटो पीरियड्स मींस सनलाइट, कितने टाइम तक किसी प्लांट को सनलाइट चाहिए, दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियड्स। खरीफ सीजन आपका कब शुरू होता है? तो जून से अक्टूबर तक आपका जो है वो खरीफ सीजन होता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारी फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम सेकंड वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू।